क्लास 9 वेलकम बैक। तो आज जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगी दैट इज़ हाउ डू यू डिराइव द केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड। उसको पढ़ाने से पहले दो पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी, बिकॉज दीज आर समथिंग, दीज आर क्वेश्चंस और दीज आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच आर ऑफन आज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, पहली चीज़ तो है कि जो केटाइन बनता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, उसका साइज़ जो है उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। पेरेंट एटम मतलब वो एटम जिससे केटाइन बना है, उसी को पेरेंट एटम बोलोगे, क्योंकि जो एटम है वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन केटाइन कैसा होता है, इट इज़ चार्ज। यानी केटाइन निकला किससे है, एटम से। तो जिस एटम से वो निकला है उसको पेरेंट एटम बोलते हैं। और किसी भी केटाइन का साइज़ जो है उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम जो है, सपोज करो मैंने कल आपको बताया था कि उसके पास 6 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, 6 ऑर्बिट्स आर देयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, 2 8 8 8 8 8 करके 2, लास्ट में 2 है। और इसीलिए उसकी वैलेंसी जो होती है, जो कैल्शियम केटाइन होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। क्योंकि जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ कर देता है और स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रल स्टेट देखें कैल्शियम की, जो कैल्शियम की न्यूट्रल स्टेट है उसमें कितनी ऑर्बिट्स हैं, 6। लेकिन जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देता है और +2 स्टेट की वैलेंसी शो करता है, तब उसमें कितनी ऑर्बिट्स है, 5। क्योंकि ये वाली जो ऑर्बिट थी वो तो अब ख़त्म हो गई आफ्टर रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो ऑब्वियस है कि अगर ओरिजिनली उसका साइज़ 6 ऑर्बिट्स का था तो अभी क्या होगा, इट हैज़ रिड्यूस टू 5 ऑर्बिट्स। ऑब्वियस है कि साइज़ जो है आफ्टर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी जो एटम होता है या केटाइन होता है, उसका साइज़ जो है वो पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, और जिस भी ऑर्बिट से रिलीज होंगे वो ऑर्बिट पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1H1 ही होता है। ठीक है, तो ये जो है H+ स्टेट में जो हीलियम, अच्छा हीलियम का चलो हम लेके देखते हैं। हीलियम जो है 2He4 ऐसे लिखते हो हीलियम को। तो हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देती है और He+2 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्वियस है कि जब वो ओरिजिनली एक ही ऑर्बिट थी उसके पास, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी एक ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी सबसे छोटी वाली ऑर्बिट होती है, जो नंबर 1 ऑर्बिट होती है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसका साइज़ छोटा होता है, तो उसमें मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हीलियम के पास ऑलरेडी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी एक ही ऑर्बिट में थे, वो भी निकल गए। तो हीलियम का जो केटाइन बनेगा उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट द साइज ऑफ ए केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। और जो एनाइन होता है उसका साइज पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होगा। साइज ऑफ एन एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर और बिगर दैन पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसको ऑर्बिट्स चाहिए। तो ज़्यादा ऑर्बिट्स है, ये हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन ना कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। साइज ऑफ एन एनाइन इज़ बिगर दैन पेरेंट एटम, और इसका रीज़न ये है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए हो सकता है कि उसको अपनी ऑर्बिट्स बढ़ानी पड़े। ऑर्बिट्स बढ़ाने का मतलब है साइज़ बढ़ना। ठीक है, ओरिजिनली मान लो 4 ऑर्बिट्स थी और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एक ऑर्बिट और चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए। तो ऑब्वियस है कि ओरिजिनली 4 ऑर्बिट्स थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद मान लो कोई जो है, जैसे आपका कई सारे नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी जो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2- स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब उसने एक्सेप्ट किए, तो मान लो सपोज करो 4 ऑर्बिट्स थी, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए एक ऑर्बिट और ऐड करनी पड़ी। तो ऑब्वियस है कि उसका साइज़ बढ़ गया, राइट। तो जो केटाइंस होते हैं उनका साइज़ जो है पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा, और जो एनाइंस होते हैं उनका साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। ये हमेशा आपका याद रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में है, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है यूजुअली बच्चों को, दैट इज़ हाउ टू डिराइव केमिकल फार्मूला। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिराइविंग द केमिकल फार्मूला। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको अगर केमिकल फार्मूला डिराइव करना है
तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो वैलेंसी पता होनी चाहिए और दूसरा सिंबल। क्यों, अभी पता चलेगा। स्टेप्स ऑफ डिराइविंग अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिराइविंग अ केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड. For this you need two things. First of all, you need to know the valency of elements which are involved in forming the compound, and second you need to know the symbols of elements which are involved in forming the compound. किसके valency और symbol पता होना चाहिए? Elements involved in forming the compound. Involved in forming the compound. Elements involved in forming the compound. ठीक है। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं? हाउ डू यू डिराइव द केमिकल फार्मूला, हाउ डू यू रीच टू द फाइनल केमिकल फार्मूला? पहली चीज़ वैलेंसी, दूसरी चीज़ सिंबल्स, ये रटे होने चाहिए, ठीक है। सिंबल्स ज़्यादातर एलिमेंट्स के उनके पहले लेटर ही हैं या फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, और जिनके फर्स्ट 2 लेटर्स या पहला लेटर नहीं है वो उनका लैटिन नेम है, ठीक है। और लैटिन नेम जो है वो आपकी बुक्स में दिया है, नहीं प्रोवाइडेड है तो फिर मैं उसको प्रोवाइड करवा दूँगी, वीडियो के साथ लिंक भेज दूँगी जिनके लैटिन नेम है एलिमेंट्स के, सो यू विल गेट देम, फाइन। तो अब डिराइव कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो आपके पास लिखा है सोडियम क्लोराइड, ये उन्होंने कंपाउंड दे दिया, एंड दे हैव आस्क्ड यू दैट डिराइव द केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, ठीक। और केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपाउंड। अब जब किसी कंपाउंड के नाम को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स है ना, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला। सो व्हाट इज एक्चुअली केमिकल फॉर्मूला? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of name of a compound. Symbolic representation of chemical name of a compound, ठीक है। इसी चीज़ को आप केमिकल फॉर्मूला बोलते हो, फाइन। अब सोडियम, तो सोडियम अगर पहला और हमेशा, अच्छा वो मैं बताऊंगी अभी आपको, सोडियम क्लोराइड, पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो आपको सिंबल्स पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल, सोडियम उसके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है विच इज़ नेट्रियम, ठीक है। क्योंकि एन नाम से और एन ए नाम से कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए जो सोडियम है उसका लैटिन नेम हम यूज़ करते हैं सिंबल यूज़ करने के लिए, तो नेट्रियम जो सिंबल बनता है वो है एन ए, ठीक है। तो पहले तो सिंबल लिख लो, एन ए हो गया सोडियम के लिए, और क्लोराइड के लिए होता है सी एल, क्लोरीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इक्वल टू लगा के इनके सामने इनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिखनी है, ठीक है। प्लस और माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑब्वियसली इट विल गेट कैंसल्ड आउट, जो इफेक्ट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा प्लस और माइनस होने की वजह से, ठीक है। एन ए की वैलेंसी 1 है, सी एल की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक। सोडियम +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है वैलेंसी, और क्लोरीन -1 स्टेट में। उसके बाद क्या करना है? आपको इन दोनों की वैलेंसीज इंटरचेंज करनी है, ऐसे क्रॉस लगा के वैलेंसीज इंटरचेंज करनी है। दीज आर कंप्लीट स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स हैं। ये जब आप केमिकल फार्मूला के क्वेश्चन आते हैं, दीज स्टेप्स होल्ड मार्क्स, ये मार्क्स होते हैं इनके। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा, ये शो करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इन सिंबल्स को लिखेंगे। कौन सा सीक्वेंस में लिखेंगे? पहले मेटल का सिंबल लिखेंगे फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ नॉन मेटल, ये हमेशा याद रखना। ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कि जो सिंबल है मेटल का, फर्स्ट राइट आफ्टर एक्सचेंज, फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ मेटल फॉलोड बाय symbol of नॉन मेटल, ठीक है। तो पहले तो मेटल का सिंबल लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है? नॉन मेटल का सिंबल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हुए? पहला स्टेप हो गया, यू हैव टू राइट देयर सिंबल्स, सिंबल्स लिखो, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
ये लिख दिया। फिर राइट वैलेंसीज इन फ्रंट ऑफ सिंबल्स, राइट वैलेंसीज इन फ्रंट ऑफ सिंबल्स। ठीक, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, वैलेंसीज इंटरचेंज करनी है, वैलेंसीज इंटरचेंज। ठीक, ये है स्टेप्स, इतना कर दिया। अब मैंने इस स्टेप में क्या लिखा है, फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ मेटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, जो कि सोडियम मेटल है, तो पहले उसका सिंबल लिखेंगे फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब उसके बाद इनकी वैलेंसीज जो इंटरचेंज हुई है वो लिखनी है। दो कंडीशंस में हम वैलेंसीज नहीं लिखते हैं। पहली कंडीशन, अगर दोनों वैलेंसीज 1 है, ठीक है, तब आप उसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यू विल नॉट राइट इट लाइक दिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जब भी वैलेंसी 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट इट। ठीक है, और सपोज़ करो कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाता, NaCl2, तब भी उस केस में यहाँ 1 नहीं लिखना है। जब भी वैलेंसी 1 होगी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू राइट द वैलेंसी इन केस इफ़ द वैलेंसी इज़ 1, यू डोंट नीड टू राइट इट। ठीक है, तो सिंबल क्या आया, NaCl, यानी जब भी 1 है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट इट। ठीक, ठीक है, तो कब आप सिंबल या वैलेंसी नहीं लिखेंगे, वैलेंसी उस केस में नहीं लिखेंगे जब वैलेंसी इज़ 1 हो। अगर वैलेंसी 1 है तो उसे मेंशन करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू राइट इट। किस केस में लिखनी है, ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें वैलेंसी लिखनी है, तो ये आपका जो है केमिकल फार्मूला आ गया फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ रिटन लाइक दिस, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब एक और कंपाउंड लेके चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो अगेन द सेम केस, Na, उसके सामने उसकी वैलेंसी, OH जो कि हाइड्रोक्साइड का सिंबल है, उसके आगे उसकी वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक, इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करके पहले किसका सिंबल लिखना है, मेटल का, फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ नॉन मेटल। और क्यों कि दोनों की वैलेंसी 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल केमिकल फार्मूला क्या आएगा, NaOH। दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब